मॉक टेस्ट में तो मैम हमने बॉटनी तो करी ही नहीं थी बिल्कुल मैम। अभी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है और ट्वेल्थ का भी मैम हमने थोड़ा ही करा था मैम। बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था इसलिए हमें लगा, और जो हम चैप्टर पढ़ चुके थे मैम उसका हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। जो भी हमें आपके साथ हमने पढ़े हैं मैम उसका हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैम। सारे क्वेश्चन सही हुए? यस मैम। मैम एक दो ही गलत थे एवरेज हमारे उसमें से मैम, मैक्सिमम सही थे उसमें से हमारे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक हम लोगों ने ये अपना पढ़ लिया था। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स क्या होती हैं, कैसे ओपन होती हैं, कैसे क्लोज होती हैं, ये सारी की सारी चीजें। ये वर्ड्स थे यहाँ पे कुछ कुछ, जॉइंट डायस्टोल, ये सब समझ में आया? दीपू क्या था? कार्डियक साइकिल का स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको कल ही समझा दिया था, कार्डियक आउटपुट कल समझा दिया था। एथलीट के लिए कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली हाई होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। हार्ट की साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ये वाला पार्ट। जब बंद होता है तब। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस वाली चीज में? नहीं अगर मैम। आपको प्रॉब्लम है तो मैं समझाती हूँ, नहीं तो हम ईसीजी पे चलते हैं। चलो अब प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू द ईसीजी। अब ईसीजी से भी बेटा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है ये हमको क्या बताती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया। एंड क्यूआरएस हमको क्या बताता है? ऑफ वेंट्रिकल्स। और टी वेव हमको क्या बताता है? ये हमको रीपोलराइजेशन बताता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपका जो टी वेव है इसके साइज में रिडक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टी वेव के साइज में रिडक्शन हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी इस्चेमिया। दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी इस्चेमिया। एनसीईआरटी के पास में लिख लो, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता है ना नशवा? पीवाईक्यू में हाँ मैम। मैच द फॉलोइंग में। हाँ देखो तो यही एनसीईआरटी हमको लिख दे देती है कि पी वेव जो होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन बताता है, डिपोलराइजेशन, और क्यूआरएस हमको अगेन डिपोलराइजेशन बताता है। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, देखो ये क्या है, क्यूआरएस है तो कॉन्ट्रैक्शन स्लोली स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। जैसे जैसे क्यू होता है, क्यू है ना, ऐसे हल्का सा नीचे के साइड जाके ऐसे आता है, तो क्यू के बाद हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और ये हमको क्या बताता है? क्यू बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। एंड डायस्टोल इज व्हाट? रिलैक्सेशन। वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोगों ने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। ये भाई हमारा कार्डियक साइकिल है। पूरा कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड का होता है? 0.8 8 सेकेंड। 8 को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। ये इधर मेरा 0.4 सेकेंड और ये इधर कितने में डिवाइड होता है? 0.1 1 या फिर 2 और 1 और 3? 1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक आपका एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर सिस्टॉल करेगा। ठीक है, और बाकी के पूरे 0.7 सेकेंड तक क्या करेगा एट्रिया? डायस्टॉल रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका 0.3 सेकेंड है, इस 0.3 सेकेंड में आपका वेंट्रिकल सिस्टॉल करेगा। और ये 4 से लेके पूरा 1 तक आपका वेंट्रिकल डायस्टॉल। अब अगर इसका टेबल बनाएं, एट्रिया और वेंट्रिकल ऐसे ही तो बनता है ना। 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टॉल करता है और 0.7 सेकेंड के लिए डायस्टॉल। वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टॉल और 0.5 सेकेंड के लिए डायस्टॉल। देखना सही हो गया क्या? 7 और 1 8 हो गया और 5 और 3 0.8 हो गया।
अब ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम में आप देख रहे हो हमारा एट्रिया भी सिस्टोल है और वेंट्रिकल भी सिस्टोल है, तो इस 0.4 सेकेंड को हम जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। दोनों के दोनों डायस्टोल कंडीशन में, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी, तो दिस कंडीशन इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, ये आपको पता है यहाँ पे। अब ईसीजी में हमने को बता दिया इन्होंने सिस्टोल, और टी वेव हमको क्या बताती है, टी वेव हमको रिपोलराइजेशन बताता है। रिपोलराइजेशन का मतलब जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब एक्साइटेड से वापस किस स्टेज में आ रहे हैं, नॉर्मल स्टेज में आ रहे हैं। और जो टी वेव का एंड है, जहाँ पे टी वेव फिनिश हो रही है, वो हमको क्या बताते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है, ईसीजी के अंदर अगर आपका कोई भी मिसमैच दिखेगा तो उससे क्या पता चलता है कि आपके हार्ट के अंदर कोई ना कोई डिसीज या फिर एबनॉर्मैलिटी है। अगर आपके इस ग्राफ में कहीं पे भी आपको डेविएशन देखने के लिए मिलेगा, आपको एक ग्राफ दे देंगे, ग्राफ देके भी पूछ लेंगे ये बताओ ये कौन सी वेव है, ऐसे ABCD मार्क करके भी दे देंगे आपको, कर लोगे आप इजीली। अब इसमें इलेक्ट्रो ECG, एक है हमारे पास ग्राफ और एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ग्राम। तो आपका जो ग्राफ होता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ थोड़ा सा अपोजिट है, ये याद रखना है। जो ग्राम वाला है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो आपका जहाँ पे ग्राफ लिखा है इसका मतलब वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मशीन। ठीक है। चलो, ईसीजी हमारा डन। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको कल की क्लास में समझा ही दिया था, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। यस मैम। अब इस डबल सर्कुलेशन के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। अब उन एक्स्ट्रा पॉइंट को, अब इसको भी आप पढ़ोगे ना अच्छे से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, सब समझ में आएगा। वही आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन किससे रिगार्डिंग, आपके सिस्टम से, आपके बॉडी टिश्यूज से। तो टिश्यूज तक O2 जाता है और वहां से CO2 वापस आता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये हमको बताता है, यहाँ से इस वाले लाइन को ना हाईलाइट कर लेना सबके सब। किसको हाईलाइट करोगे, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में। किस किस के बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में जो सिस्टम होता है उसको बोलता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। वेन क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक टाइप के टिश्यूज है ना, इसलिए हमने इसको वेन बोला। तो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, आपका ब्लड लेके आते, कहाँ से, आपकी इंटेस्टाइन से कहाँ तक, लीवर तक, इंटेस्टाइन से लीवर तक। बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ये एक एक्स्ट्रा वेन होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके अलावा एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारे, अब जैसे कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे ही हमारा हार्ट है, हार्ट भी तो कार्डियक मसल से बना हुआ है, नहीं है। तो उस हार्ट की मसल हार्ट की मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए होगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिएगा, और वो भी CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो वो सब कहाँ से आता है, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है। और इसको कैरी कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इस ब्लड को कैरी करती है। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ना अगर बाय चांस थिकनिंग हो जाए बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब आप खुद सोचो कि भाई हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका किसी चीज का डिपोजिशन हो गया है, कैल्शियम हो गया, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है और ज्यादा नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो ब्लड के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, क्योंकि बहुत जगह कम है, जगह कम है तो वहां से निकलने के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे केसेस आ सकता है कि आपका यहाँ पे हार्ट फेलियर हो सकता है, मतलब हार्ट रिगार्डिंग बहुत सारी डिसीज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, आपकी जो आर्टरी है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, उसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है।
किसकी वजह से? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों के डिपोजिशन की वजह से। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम पे भी क्वेश्चन PYQs में आया हुआ है, ध्यान से समझना है। ये आपके लंग्स हैं, लंग्स से ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आ रहा है? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आपके बॉडी पार्ट्स तक कौन लेके जा रहा है? आपका आयोटा, ठीक है। Aorta. तो डोर्सल आयोटा भी बोल सकते हो, वही, बिकॉज ये जो आयोटा होता है ना, एक आयोटा सिंगल पाइप है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऊपर वाले पार्ट में, पीछे वाली बॉडी में लेके जा रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहे हैं? वेना कावा। अपर बॉडी से लेके आएगा सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा, और फिर ये ब्लड आया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड को हार्ट लंग्स तक लेके जाना है, वो कौन लेके जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरी। ये आपका हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डिफरेंस हमको बता रहे हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के अंदर। अब पहला डिफरेंस आपको ये दिख रहा है कि भाई जो आर्टरीज हैं उनका ल्यूमन जो है वो बहुत पतला सा है। क्यों हमने ल्यूमन पतला बनाया? ताकि यहाँ से जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ऑब्वियसली आर्टरी के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है ना, मैंने बताया था जितना काम का प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही फास्ट हो चलेगा, उतना ही चांसेस कम है कि वो बैक फ्लो करेगा। Yes, ma'am. अब प्रेशर यहाँ पे बहुत जगह कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो हमको क्या करना है, आर्टरी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत हाई रखना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका ल्यूमन को नैरो बनवा दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका जो ब्लड प्रेशर है आर्टरी के अंदर वो ज्यादा हो गया, ठीक है। वेन्स का ल्यूमन आप देख रहे हो बहुत ज्यादा वाइड है। Yes, ma'am. अब एक और चीज बोला जाता है कि जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो आर्टरी में लगाता है, वेन में लगाता है? वेन्स में लगाते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। और वेन के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है? इवनली या फिर जग्स की फॉर्म में? इवनली इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। यहाँ पे जो ब्लड होगा वो इवनली फ्लो करेगा। और इसी वेन्स के अंदर ऐसे वॉल्स भी होंगी ना, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है तो बैक फ्लो करेगा, इसलिए हमको वॉल्स देनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो ब्लड होता है वो जग्स में फ्लो करता है। और दिस इज योर कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है वो आपकी सिंगल लेयर होती है। कैपिलरी कैसी होती है? सिंगल लेयर, ठीक है। इनके अंदर आपकी 3 लेयर पाई जाती है आर्टरी और वेन में। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया बीच में, और सबसे इंटरनल ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना। और जो कि कैपिलरी होती है, कैपिलरी वाली सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर होती है, एक मसल्स की लेयर पाई जाती है। मसल्स वाली पाई जाती है, विदाउट मस्कुलर पाई जाती है? Without muscles layer. विदाउट मसल्स वाली लेयर इसके अंदर पाई जाती है कैपिलरीज में। डन यहाँ तक सब कुछ? Yes, ma'am. चलो, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका रेगुलेशन। आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कौन करेगा? अब हम तो बोल रहे थे कि जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है। Yes, ma'am. अब ये रेगुलेशन की बात कैसे आ गई? अब रेगुलेशन की बात आएगी ना। लेट सपोज अदिति बैठी है, अदिति के सामने अचानक से शेर आके खड़ा हो गया, या अदिति ना बुक्स के अंदर कभी कभी फोन रख के चला लेते हैं हम लोग, मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है जब तक एग्जाम्स नहीं होंगे तब तक आप फोन नहीं टच कर सकते। लेकिन अदिति क्या कर रही है, बुक्स के अंदर ऐसे फोन रख के चला रही है। अचानक से मम्मी आ गई, अदिति डर जाएगी ना। अदिति हार्ट बीट फास्ट होती है नहीं होती ऐसे केस में? Yes, ma'am. महक, होता है ऐसा? कभी हुआ है डर गए हो अचानक से हार्ट बीट से दिल धक 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 करना शुरू कर देता है? हिमांशी? Yes, ma'am. तो वो ऑटो एक्साइटेबल हुआ या फिर वो कंडीशनल एक्साइटेशन है? Ma'am, conditional. कंडीशनल हुआ ना। वो अभी आप नॉर्मली बैठे हो, अभी वो थोड़े ना कोई डर के बैठा है, किसी की हार्ट बीट फास्ट नहीं होगी या स्लो होगी, नॉर्मल है ना, सबकी 72 एवरेज चल रहा है। लेकिन अचानक से कोई आप किसी चीज से डर जाओ तो हाँ, जैसे शैली ने बोला छिपकली को देखकर एकदम डर जाओगे तो बहुत देर तक दिल धक धक करता है। तो वो एक रेगुलेशन है। उसी रेगुलेशन को ये समझा रहा है कि भाई वो रेगुलेशन कैसे होता है। ये बोलते हैं कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती है, ऑटो रेगुलेट होती है। किसके थ्रू? हमारे नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यूज याद है ना, एसए नोड, एवी नोड, पुर्किंजी फाइबर, बंडल ऑफ हिस्स।
ठीक है। Yes. और हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, खुद अपनी कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी बॉडी में मेडुला ऑब्लोंगेटा पता है ना, हमारे ब्रेन का पार्ट है। Yes, ma'am. मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली सारी चीजें करता है। भाई हमारे सामने शेर आके खड़ा हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes, ma'am. है ना। इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में जनरली ये वर्क कर रहा होता है। तो एएनएस सिग्नल देता है, एएनएस के थ्रू सिग्नल आता है। कहाँ से सिग्नल आता है, क्वेश्चन आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से आएगा, ठीक है। अब ये न्यूरल सिग्नल में दो टाइप की नर्व्स होंगी, एक होगी सिंपैथेटिक, एक होगी पैरासिम्पैथेटिक। हमेशा याद रखना है, हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन मिलता ही मिलता है यहाँ पे भी। सिंपैथेटिक वाली जो होती है, इसका काम होता है हर चीज को बढ़ा देना। ये आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगी, आपका जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। अब ऑब्वियसली आपके वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहे हैं वही हमारा कार्डियक आउटपुट बताता है ना। अब हम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? Yes, ma'am. बढ़ेगा ना दीपू? हार्ट बीट बढ़ रही है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, प्लस हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक आपकी हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है और देयरफॉर आपके कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। इसके अलावा आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम आपके एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन्स होता है, वो भी आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ना। Yes, ma'am. तो याद रहेगा, सिंपैथेटिक कब वर्क करेगा, सिंपैथेटिक आपका इंक्रीज कराने में हेल्प करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कराने में हेल्प करता है। सिंपैथेटिक इंक्रीज कराता है, पैरासिम्पैथेटिक Decrease. डिक्रीज कराता है। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. अब आ जाओ इसके डिसऑर्डर्स पे। सबसे पहले डिसऑर्डर्स में आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद रखना, नॉर्मल कितना होता है, 120 120/80. 120/80। इसमें जो ये 120 होता है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। That's all. अब ये तो हमारा नॉर्मल है। अब हाई हम कब बोलेंगे, हाई ये बोलेंगे जब ये 120 से इंक्रीज होकर कितना हो जाए, 140 हो जाए, और 80 वाला कितना हो जाए, 90 हो जाए, या फिर इससे हाई हो जाए। उस केस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और अगर इससे भी ज्यादा हाई हो जाए, 140 से बहुत हाई हो जाए, तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, इनको अफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो याद रखना है 120/80 और हाइपरटेंशन कब के मानेंगे, 140/90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अभी मैंने समझाया आपको क्या होता है। यस मैम। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज आल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर अभी आपका क्या कर रहा है, इस कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, आपका ब्लड ट्रांसफर करना किसको, हार्ट की मसल्स को। अब इसी के अंदर थिकनिंग हो गया है, तो ये आपका जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट तक, वो रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी। Yes, तो इस डिसीज में भी क्या अफेक्ट होगा, आपका ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, किसको, टू द हार्ट मसल्स। आपकी हार्ट मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हार्ट मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, Yes, ma'am. होंगी या नहीं होंगी। और जब आपकी हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो अब होता है ना हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, होता नहीं होता एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड। जैसे हम होता है ना, हम लोग एक दिन में बहुत ज्यादा हाई एक्सरसाइज कर ले तो हाई एक्सरसाइज करने की थाइस में पेन होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डिसॉल्व होने लग जाता है और हमारे जो क्रैम्प्स होता है वो सही होने लग जाता है। तो अगर आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से हार्ट के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनारोबिक होगा, जिसकी वजह से आपको वहां पे क्रैम्प बनेगा और आपको एक्यूट चेस्ट पेन होगा। Yes, ma'am. जब भी आपको एक्यूट चेस्ट पेन दिखे, दैट कंडीशन इज नोन एज एंजाइना क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है आपके हार्ट की मसल्स को, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और एंजाइना कब होता है, जनरली किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मिड एज और उससे एल्डर में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है।
और ये कब क्या करता है, ये कब होता है, जब आपके हार्ट तक ब्लड फ्लो रुक जाए। तो इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी और एंजाइना एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। यस यस मैम। मैम। अगर किसी को सीएडी हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो, तो चांसेस है कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ यस चलो, मैम। अब ये केस हो गया। अब नेक्स्ट चीज भाई, आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा। आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगी ना। यस मैम। तो अगर हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए, दैट केस इज नोन एज हार्ट अटैक। तो 3 केसेस एक साथ रिलेट हो गए। सबसे पहले सीएडी हुआ, फिर पेन हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस, और पेन होते ही आपकी हार्ट की मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इट मींस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। यस मैम। यस डन। मैम। अब एक केस आता है हार्ट फेलियर। क्या होता है हार्ट, हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना। यस मैम। अब हार्ट अपने काम में फेल हो गया है, तो इसका मतलब आपका जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। यस मैम। तो यस उसी को मैम। क्या बोलेंगे, आपका हार्ट फेलियर बोलेंगे, क्योंकि Heart हार्ट failure. फेल हो गया। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, ये हार्ट की एक ऐसी स्टेट है व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड, मतलब हमारी बॉडी की जितनी नीड है वो उसको इफेक्टिवली पूरी नहीं कर पा रहा है। और इसी को हम कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल देते हैं। ये कब होता है, क्योंकि हमारी हार्ट के लंग्स के अंदर अगर कंजेशन होने लग जाए, लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पूरी बॉडी में सप्लाई कैसे होगी। तो सारी की सारी हार्ट की डिसीज आपस में रिलेट हुई या नहीं हुई। यस मैम। यस मैम। अब एक और केस आता है कार्डियक अरेस्ट। यस मैम। कार्डियक, हमारी कार्डियक साइकिल किसके थ्रू रन होती है, हमारी हार्ट बीट के थ्रू होती है ना। यस मैम। यस मैम। अरेस्ट कब होता है, जब आपका हार्ट बीट करना बंद कर दे, दैट केस इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे पहले हमने हाइपरटेंशन देखा, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हुआ, वो तो अलग केस है, वो तो आज के टाइम में बहुत कॉमन है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका नैरो हो गया वो बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिला तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगी, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। यस मैम। अब हार्ट अटैक हो गया, आपकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई, तो आपका जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हार्ट अपने काम करने में फेल हुआ। तो इट मींस वी कैन कॉल इट हार्ट फेलियर। अब हार्ट अपना बीट करना भी बंद कर देगा तो उसको हम बोल देंगे कार्डियक अरेस्ट। सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं टर्म्स में होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो अब डन ना, फेलियर का मतलब अपने काम करने में फेल हो गया है, अटैक का मतलब उसकी मसल्स के ऊपर किसी ने अटैक किया है, और कार्डियक अरेस्ट का मतलब किसी ने उसको अरेस्ट कर दिया, वो प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा है, धक धक नहीं कर पा रहा है। क्लियर। यस मैम। सो हम बोल सकते हैं हमारा चैप्टर फिनिश ना। यस मैम। यस मैम। चलो फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस किए हुए हैं पीवाईक्यूज वाले मेरे साथ, वो चाहे तो वो क्लास को लीव करके कोई दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, और जिसने पीवाईक्यूज नहीं किए हुए वो क्लास में रुक सकता है, ऑप्शनल है, ठीक है, समझ गए ना। ऑप्शनल है, ऑप्शनल ऑप्शनल। क्वेश्चन दिखा दो मैम एक बार। पीवाईक्यूज वाले ही है मनीषा, दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के साथ ये क्वेश्चंस किए थे डिस्कस, ये वाले। मैम यस अनुष्का। लीव कर सकते हो क्या? हाँ लीव कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला ऑप्शनल है। हाँ ये तो करा है। हाँ किया है ना, मेरे को याद है। ठीक चलो है मैम।
आप सभी को एक एक मिनट मिलेगा क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी से 4 सेक्शन में आंसर करना शुरू करो विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे क्या है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो फेगोसाइटोसिस करता है, तो सी का होना चाहिए सेकंड ना। तो हमारे पास ऑप्शन या ए होगा या बी होगा। तो इओसाइनोफिल्स क्या करते हैं, इओसाइनोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन। देखो पहले वाला भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में जितने मैंने आपको बताया था ना, जहां जहां से क्वेश्चन आता है सब वहीं से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन, आपका जो ये ग्लोबुलिन है ये क्या करता है आपका, ए का डी। डिफेंस मैकेनिज्म में, तो बी का क्या होना चाहिए थर्ड। तो सीओडी में से क्या होगा, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, तो सी का बनता करेक्ट आंसर इज डी। मैम हाँ जी, मैम मैंने जो डाउट भेजा है आप आफ्टर क्लास के बाद बता दोगे मुझे, मैं कॉल कर लूँ। कौन से डाउट्स भेजा है बेटा। मैम भेजा नहीं तो मॉक टेस्ट तो पहले ही। इससे पहले, अच्छा वो बहुत दिन पहले आप बोल रहे थे मेरे को, काफी दिन हाँ पहले। मैम, हाँ फर्स्ट अरे, मॉक टेस्ट का ही है मेरा। आप एक बार मेरे को फिर से मैसेज ड्रॉप करो जहाँ पे मुझे भेजे हुआ है, मैं आज पक्का सॉल्व करती हूँ। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी जो है ई न्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस नहीं है। क्यों न्यूक्लियस नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर दो इसका, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि सारा स्पेस हमको किसके लिए यूज करना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना है, और उनको रिप्रोडक्शन भी नहीं करना पड़ता, सोमेटिक सेल्स भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, वेरी गुड, डी। नेक्स्ट, नेम द ब्लड सेल जिसके रिडक्शन इन नंबर से क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट। आप लोग 4 सेक्शन में ना लिखने इधर बोल भी सकते हो फटाफट से, और स्पीडली होंगे हमारे क्वेश्चन। सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते सीरम के अंदर, वेरी गुड। पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलता है। क्यों भाई, रिसीव कर सकता है किसी का भी वो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन, एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं होती एंटीबॉडीज जो। नहीं है ना। डी होना चाहिए ना। यस। अब ऑप्शन ए और डी में से बताओ क्या होगा। डी ऑप्शन। पढ़ो बेटा, ए एंड बी दोनों एंटीजन है। ऑन आरबीसी एंटीजन आरबीसी पे होता है या प्लाज्मा में होता है, मैम ए होना चाहिए। ए होगा ना, Yes, ma'am. ए होगा नॉट डी, क्योंकि प्लाज्मा में नहीं होते। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, गलती यहाँ पे करते हो आप लोग। नेक्स्ट, ये ऑप्शन बेस्ट। मैम ए बेसोफिल secrete serotonin inflammatory reactions, very good। प्लेन ड्वेलर, भाई धरती पे रहने वाला इंसान हाई एल्टीट्यूड पे चला गया है, पहाड़ों पे जाके रहना शुरू कर दिया, क्या होगा। अब हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन लगेगा, ब्रीथिंग उसका हाई हो जाएगा। ये ऑप्शन में साइज नहीं बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, 2 और 3। सो करेक्ट इज ए। नेक्स्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन, कौन सा कोएगुलेशन में हेल्प करता है, फाइब्रोनोजन, डी मैम। अननोन ब्लड ग्रुप है टाइपो, किसी का, कौन सा ब्लड ग्रुप दोगे उसको, टाइपो मैम। टाइपो। सबसे एक्टिव फेगोसिटिक डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, एनएम से याद रखते हैं उसको। कौन सी ड्रॉप आप यूज करोगे जो कभी कोएगुलेट नहीं होगी, 4 स्लाइड आपको दिया। ब्लड सीरम, ब्लड सीरम। ए ऑप्शन विच ऑफ देम विल नॉट कोएगुलेट, क्योंकि सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। नहीं होते। होता है। नेक्स्ट, चार टेस्ट ट्यूब दिए हैं, 4 टेस्ट ट्यूब में से कौन सी टेस्ट ट्यूब आप यूज नहीं करोगे, ए वाली नहीं यूज नहीं करोगे ना, क्योंकि ए वाली टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम है, और कैल्शियम तो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैंने टेस्ट ट्यूब ए यूज कर लिया
तो उससे क्या होगा, कैल्शियम हमारा सारे जितने भी वो इनएक्टिव है ना क्लोटिंग फैक्टर सबको एक्टिवेट करके मेरे ब्लड को कोएगुलेट करा देगा। और अगर ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा तो मैं उसका टेस्ट कैसे करूंगी, नहीं कर पाऊंगी, यस मैम। है ना। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी ऑप्शन में। बाकी B लोग है भी मैम। बताओ। मैम बी ऑप्शन। Blood is equals to plasma plus the RBC WBC platelet. Very good. Compared to blood, our lymph has मोर lymph WC के अंदर More WBCs होते हैं, RBCs नहीं होते, क्योंकि lymph का क्या होता है, lymph is कलरलेस। colorless होता है ये। Next, QRS complex क्या represent करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। Polarization of ventricle. ये मैच करो। पी वेव क्या बताता है? पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का 4 होना चाहिए, तो इसलिए बी और सी। अब ये भी मैं सही है, ये सही है, बस मेरे को डी चेक करना है। रिडक्शन इन साइज कोरोनरी स्ट्रीम में अभी बताया है, तो डी का थर्ड करेक्ट इज बी। ठीक है। देखो पी वाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला बताओ। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया 5000 ml, और हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, 50 है। हार्ट बीट निकालनी है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आ गया 100 मेरा 100, तो करेक्ट इज 100 बीट्स पर मिनट। फॉर्मूला पता है ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट नंबर बीट। ऑफ हार्ट बीट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड किधर होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो ये कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट में होता है ट्राइकस्पिड? राइट में होता है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल ये ऑप्शन हो जाएगा। का होगा हमें थर्ड। option इसी से हमारा आंसर आ गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरी। Option टी, ठीक है। बताओ। ये ऑप्शन। A option। ए ऑप्शन। यहाँ पे बोलते हैं कि टी वेव हमको क्या बताते हैं, पूरा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नो, पीक पी और पी आर दोनों सिस्टोलिक डायस्टोल नो, पीक पी क्या बताता है, सिर्फ लेफ्ट नहीं दोनों एट्रिया का बताता है। इफ ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डेट टेंडन जो है हमारे वो नॉन फंक्शनल हो जाए, कॉर्डेट टेंडन हमारे ट्राइकस्पिड वॉल को खोलने बंद करने में हेल्प करता है ना, यस मैम। तो अगर यही खराब हो गए तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड। पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, मैम सी सी ऑप्शन। है। सी है मैम। नेक्स्ट, कार्डियक ऐसे पेसमेकर इन अ मोड। पेशेंट फेल्स टू फंक्शन ऐसे नॉर्मली, the doctor find that artificial pacemaker लगाना पड़ेगा, it is likely that it will be grafted at the site of, obviously AV नोड की जगह ही लगाओगे या ऐसे नोड की जगह लगाओगे, ऐसे नोड की जगह लगाओगे ना, क्योंकि पेसमेकर खराब हुआ है। अरे किधर, हाँ पेसमेकर खराब हुआ है, ठीक है। ऐसे नोट। चलो, पहला हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखो, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर इन द मैम इसका पुल्मोनरी आंसर आर्टरी, तीनों मैम। हाँ जी,
मैम जो ये इंटेस्टाइन वाला है ना, इसकी आंसर की ना उसमें टेस्ट में गलत दी थी। क्या दिया हुआ था आंसर इन्होंने? स्टोमक दिया था मैम। गलत है वो तो, स्टमक नहीं होता। एनसीईआरटी की मैम लाइन उसमें है ना। 3-4 क्वेश्चन थे ना मैम, वो गलत दिए थे। एक तो वो ग्राफ था ना मैम सिग्मोइड वाला, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो भी गलत था मैम। कोई बात उसमें नहीं, कार्बन डिसोसिएशन कर्व कर दिया था। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी को अब ब्लड कहाँ तक लेके जाना है? सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैम बी ऑप्शन होगा। इज लेस देन इन द वेना कावा। वेना कावा को पूरी बॉडी से ब्लड लेके आना है, कहाँ तक? हार्ट तक। इज मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को क्या करना है? लंग से हार्ट तक। लंग से हार्ट तक। हाँ, तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन में से किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा? वेन के अंदर ही ज्यादा होगा। तो आंसर इज नेक्स्ट। Which blood vessel normally carry largest amount of urea? किडनी वाली कौन सी है? सी मैम। रीनल वेन। हिपैटिक टर्म तो लीवर के लिए यूज करता है ना, किडनी के लिए रीनल यूज करता है। हाँ मैम। ठीक है, ये बताओ। डायग्राम है ना वो एनसीईआरटी वाला। ये ए क्या था हमारा? सी होगा। पल्मोनरी। और बेन। वेन ऑप्शन सी। एक ही में मैम, सी में। ए पल्मोनरी वेन है, ठीक है। मैम ए ऑप्शन सी होगा। वाला ये ऑप्शन है। वेना कावा नहीं है। डी वाला अयोर्टा भी नहीं है। और बी वाला पल्मोनरी आर्टरी ही है। टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स तक थोड़े ना भाई। सी, ठीक है। नेक्स्ट। ओके मैम। ए क्या था? देखो ल्यूमन पतला सा है, तो ए इज आर्टरी। 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 और ल्यूमन बड़ा सा है, बी सी इज वेन। और बी इज कैपिलर। कैपिलरी। कैपिलरी। अब मैच करो। बी कैपिलरी है, फिर विदाउट मसल ले रहा है, बट टू सेल नहीं सिंगल सेल बताया था ना। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। सी वाला वेन है, वेन के अंदर कैसे फ्लो करता है? जर्क में या इवनली? इवनली। इवन। तो ये भी गलत है। डी वाला क्या है? डी वाली पुल्मोनरी वेन ही है, Evenly. टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आ रही है। ए वाला देख लो, ए में क्या बोलता है? ए में तो जर्क में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या बच गया? बच गया। नेक्स्ट। Arteries are best defined as the vessels which बी। बी है मैम। कैरी D ब्लड option. डी। exactly हार्ट से ले अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाती है। यस फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंजेक्शंस के थ्रू, कहाँ डालोगे इसको? मैम वेन। वेन्स, क्योंकि वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? डी ऑप्शन। रिड्यूस कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक तो डिक्रीज करता है ना। मैम ये होगा। ये ऑप्शन मैम ये आएगा। होगा। रिड्यूस हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट। एग्जैक्टली भाई, यहाँ पे लिखता है कि हार्ट रेट तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं करता, उसको भी डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट। D option. करेक्ट बताना है। हाई ब्लड प्रेशर 130 थोड़े ना है, तो 140 होता है। आइडियल 100 थोड़े ना, 120 और 80 होता है। एक्टिव 100 550 पे थोड़े ना, 120/80 पे एक्टिव होगा। वाइटल ऑर्गन ऑब्वियसली इतना प्रेशर वाइटल ऑर्गन अफेक्ट कर जाएगा। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व बॉडी फ्लूइड्स के। समझ में आया पूरा चैप्टर? यस नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपना अपना होमवर्क सुन लो सबके सब।